कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत का अध्याय 10 हम कर रहे हैं। विकास उसका नाम है। आज हम इसका भाग 2 करेंगे। भाग 1 में हम आपको विकास का अर्थ, विकास की विशेषताएं और विकास के लक्षणों से परिचित करवा चुके हैं। साथ ही विकास की अवधारणा और विकास के जो मॉडल अपनाया गया है वर्तमान समय में, उसकी आलोचना किन किन आधारों पर की जाती है, वो भी हम इस पिछले वाले अध्याय में करा चुके हैं। भाग 2 में हम विकास के कौन कौन से मॉडल हैं, आज इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि अलग अलग देशों में या अलग अलग देशों ने अपना विकास करने के लिए अलग अलग मॉडल को अपनाया हुआ है। इसमें सबसे पहले है विकास का पूंजीवादी मॉडल। आइए पढ़ लेते हैं इसको भी। विकास का पूंजीवादी मॉडल क्या है? विकास के पूंजीवादी मॉडल को अमेरिका तथा यूरोप के अधिकतर देशों में अपनाया गया है। जिसको हम पूंजीवादी मॉडल कहते हैं वो यूरोप और खासकर अमेरिका में अपनाया गया है। इसे बाजार अर्थव्यवस्था मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये मॉडल यह मानकर चलता है कि जो सब कुछ है वो बाजार द्वारा तय होगा। यह मॉडल इस धारणा पर आधारित है कि आर्थिक क्रियाओं में राज्य या सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्थिक क्रियाएं बाजार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि सरकार को बाजार में कोई दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और बाजार में जो नियम चलता है मांग और पूर्ति का, जिस चीज की मांग होगी वो बिकेगी और जिस चीज की मांग नहीं होगी वो नहीं बिकेगी। तो इसलिए ये मॉडल ये मानकर चलता है कि आर्थिक क्रियाओं में बेचने और खरीदने में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्थिक क्रियाएं बाजार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। इस मॉडल में उत्पादक मतलब किसी चीज को पैदा करने वाला, उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन अपने लिए नहीं करता है, बल्कि बाजार में खरीदने और बेचने के लिए। जो भी चीज बनाता है उत्पादक या पैदा करने वाला, वो वास्तव में उसको बाजार में या तो खरीदने के लिए करता है या फिर बेचने के लिए करता है। साथ ही एक और खास बात इस मॉडल की, वस्तुओं की कीमतें भी उत्पादकों द्वारा तय नहीं की जाती है, बल्कि बाजार में वस्तु की मांग और पूर्ति द्वारा तय की जाती है। बहुत सारे बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, उसमें बाजार और पूर्ति का नियम पढ़ा है। अगर मांग ज्यादा है और वस्तु की पूर्ति नहीं हो रही है तो कीमत ज्यादा होती है, और अगर मांग कम है बाजार में किसी चीज की और चीजें ज्यादा आ रही हैं तो उस वस्तु की जो कीमत है वो कम होती है। आपने देखा होगा कि जब मंडी में कोई चीज भारी मात्रा में आ जाती है, जैसे जब प्याज होते हैं तो मंडी में बहुत ज्यादा पहुंच जाते हैं तो उनकी कीमत जो है वो गिर जाती है, और जब प्याज की कमी हो जाती है और मांग उसकी उतनी की उतनी बनी रहती है तो उसकी कीमत जो है वो आसमान छूने लगती है। तो इसमें सब कुछ जो है वो बाजार द्वारा नियंत्रित होता है। यह मॉडल मुक्त व्यापार, खुली प्रतियोगिता, निजीकरण, आधुनिकरण और उदारीकरण का समर्थन करता है। कई इस मॉडल की जो खास बातें हैं वो अलग अलग हमने शब्द आपके सामने रखे हैं। मुक्त व्यापार, खुली प्रतियोगिता, निजीकरण, आधुनिकरण और उदारीकरण का समर्थन करता है। तो इन शब्दों में से कुछ के अर्थ हमने इस अध्याय में बताए हैं। मुक्त व्यापार क्या है? मुक्त व्यापार, क्योंकि ये जो पूंजीवादी मॉडल है मुक्त व्यापार का समर्थन करता है। क्या है मुक्त व्यापार? इसको अच्छी तरह से आपने याद रखना है। मुक्त व्यापार का अर्थ विभिन्न देशों के बीच बिना रोक टोक के व्यापार करना है। जब वहां पर कोई बाधाएं नहीं हो, एक देश किसी भी देश में अपने सामान को बेच सके और एक देश किसी भी देश से सामान को मंगा सके, उसको हम कहते हैं कि वो मुक्त व्यापार है। यानी कि दोबारा फिर मैं आपको बता रहा हूं, मुक्त व्यापार का अर्थ विभिन्न देशों के बीच बिना रोक टोक के व्यापार करना है। इसमें किसी भी देश द्वारा आयात निर्यात कर नहीं लगाए, क्योंकि एक देश अपने देश में वस्तुओं को रोकने के लिए कई बार आयात कर लगा देता है या फिर निर्यात कर लगा देता है कि भाई अगर आप उस देश से चीज़ खरीदेंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देता है, जिसके कारण जब वो उस देश में चीज़ पहुँचती है तो वो महंगी पड़ती है। तो लेकिन मुक्त व्यापार इस बात का समर्थन करता है कि कोई भी देश किसी भी देश की वस्तु पर कोई भी कर नहीं लगाएगा। जो उसकी कीमत होगी उस देश द्वारा तय की जाएगी, वो उस कीमत पर बेची जाएगी।
आधुनिकीकरण क्या है? आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण का अर्थ उद्योगों में पुरानी तकनीक के स्थान पर नई तकनीक का प्रयोग करना। क्योंकि अगर आप बाजार में बने रहना चाहते हैं तो उसकी सबसे जरूरी जो कंडीशन है वो ये है कि आपके पास नई तकनीक है। आधुनिकीकरण का अर्थ उद्योगों में पुरानी तकनीक के स्थान पर नई तकनीक का प्रयोग करना है, ताकि उत्पादन लागत को घटाया। जब आप नई तकनीक से उत्पादन करेंगे तो जो लागत है वो घट जाती है और एक अच्छी किस्म की वस्तु बनकर तैयार होती है। उद्योगों में पुरानी तकनीक के स्थान पर नई तकनीक का प्रयोग करना है, ताकि उत्पादन लागत को घटाया जा सके और बढ़िया किस्म का उत्पादन किया जा सके। इसको हम आधुनिकीकरण कहते हैं। दूसरा है जो हमारे पास विकास का दूसरा मॉडल है, वो है विकास का समाजवादी मॉडल। अब ये मॉडल क्या है और किन देशों में ये प्रचलित है, ये भी जान लेते हैं। इस मॉडल को भूतपूर्व सोवियत संघ, आजकल उसको रूस हम कहते हैं, तो भूतपूर्व सोवियत संघ द्वारा अपनाया गया था 1917 में, जब रूस में क्रांति हुई और वहां पर एक साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। तो उन्होंने जो उत्पादन के साधन थे, सभी साधन जो है समाज को बांट दिए गए और एक नया मॉडल उन्होंने देश का विकास करने के लिए अपनाया, जिसको हम समाजवादी मॉडल कहते हैं। तो भूतपूर्व सोवियत संघ द्वारा ये मॉडल अपनाया गया था। इस मॉडल का उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना है। क्या है समाजवाद? इसमें बताया हुआ है। यह मॉडल इस धारणा पर आधारित है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर एक व्यक्ति का अधिकार न होकर सरकार या फिर हम कह सकते हैं समाज का अधिकार होना चाहिए। तो ये मॉडल जो है, जो समाजवादी मॉडल है, ये मानकर चलता है कि अगर उत्पादन के साधनों पर एक व्यक्ति का अधिकार होगा तो वो अपनी मनमर्जी से कीमतें तय करेगा। तो इसलिए जरूरी है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर एक व्यक्ति का अधिकार न होकर समाज का अधिकार होना चाहिए या सरकार का अधिकार होना चाहिए, और सरकार को उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जो पूरे समाज के लिए उपयोगी हो। ऐसी चीजें बनानी चाहिए जो सारे समाज के लिए उपयोगी हो, ना कि सिर्फ अमीरों के लिए उपयोगी हो। समाजवाद पूंजीवाद का विरोध करता है, पूंजीवाद का कट्टर दुश्मन है ये समाजवादी जो मॉडल है, क्योंकि पूंजीवाद में समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है। एक वर्ग के पास उत्पादन के सभी साधन होते हैं, जबकि दूसरा वर्ग मजदूरी करके अपनी आजीविका कमाता है। जबकि ये मॉडल कहता है कि उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए, जबकि पूंजीवाद में जो पूंजीपति है उनके पास उत्पादन के सभी साधन केंद्रित होते हैं। इसके अलावा समाजवाद हर प्रकार की निजी पूंजी का भी विरोध करता है। जो समाजवाद है वो कहता है किसी भी जो पूंजी है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज की होनी चाहिए, क्योंकि निजी पूंजी से समाज में असमानताएं पैदा होती है। यानी कि समाज जो है दो भागों में बढ़ जाता है। एक वो अमीर होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, और गरीब होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है। एक तीसरा मॉडल है विकास का कल्याणकारी मॉडल। जो विकासशील जो देश हैं 15 अगस्त जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए हैं, तो उन्होंने अपना विकास करने के लिए कल्याणकारी मॉडल को भी अपनाया है। ये क्या है मॉडल? इस मॉडल का उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। आगे कल्याणकारी राज्य का अर्थ भी आपको बताया गया है। कल्याणकारी राज्य से अभिप्राय ऐसे राज्य से है जो अपने नागरिकों की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी कि अगर आप अपने नागरिकों की रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं तो हम ऐसे राज्य को कल्याणकारी राज्य कहेंगे। यानी कि जो ये कल्याणकारी जो विकास का जो कल्याणकारी मॉडल है उसका एक मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और कल्याणकारी राज्य क्या है? जो अपने नागरिकों की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करे। यह राज्य किसी एक विशेष वर्ग के कल्याण के लिए काम नहीं करता है, बल्कि सभी के कल्याण के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य जो है वो ये है कि सबका कल्याण होना चाहिए। इस मॉडल में सरकार द्वारा जो भी काम किए जाते हैं वे सभी लोगों के कल्याण के लिए किए जाते हैं। इस राज्य में बूढ़े, अपाहिज और असहाय लोगों को राज्य की तरफ से विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ये सबके कल्याण की बात करता है। बहुत सारे देशों में कल्याणकारी मॉडल को भी अपनाया गया है, लेकिन वर्तमान समय में इस मॉडल से अब सरकार जो है किनारा करने लगी है। और चौथा जो मॉडल है हमारे सामने विकास का गांधीवादी मॉडल। नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसे विचार या ऐसे विचारों पर आधारित मॉडल जिनका सपना या जो गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने दिए थे। तो विकास का गांधीवादी मॉडल क्या है?
ये एक इम्पॉर्टेंट है और आपको जानना इसके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना जरा। विकास का गांधीवादी मॉडल महात्मा गांधी जी के विचारों पर आधारित। कोई आपसे पूछे कि विकास का गांधीवादी मॉडल क्या है, तो आपने ऐसा कहना कि वह मॉडल जो महात्मा गांधी जी के विचारों पर आधारित है। गांधी जी ने भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिस समय भारत की परिस्थितियां थी उनको ध्यान में रखते हुए, कृषि और उद्योगों के बारे में जो विचार दिए हैं, उन्हीं विचारों को गांधीवादी मॉडल कहा जाता है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और उद्योगों के बारे में उनके एक अलग प्रकार के विचार थे, तो गांधी जी ने भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, तो उन्होंने कृषि और उद्योगों के बारे में जो विचार दिए हैं, उन्हीं विचारों को गांधीवादी मॉडल कहा जाता है। गांधी जी का चित्र आप देख रहे हैं। अब क्या विचार दिए हैं उनमें से एक एक करके हम करते हैं। तो पहला है, गांधी जी का कहना था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी ज्यादातर जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती। प्रत्यक्ष रूप से मान लीजिए या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हम मानते हैं कि आज भी जो है हमारे यहाँ पर 70% जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर करती है। तो उन्होंने कहा था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी ज्यादातर जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, इसलिए कृषि के विकास पर बल, क्योंकि कृषि प्रधान देश है इसलिए कृषि के विकास पर उनका सबसे पहला विचार जो था वो कृषि के विकास पर बल देने का था। दूसरा आप देख रहे हैं चित्र में, तो किस तरह से लोग खेती कर रहे हैं। ये भी एक गांव का ही दृश्य है जिसमें फसल उठाते हुए आप देख रहे हैं। दूसरा, गांधी जी का पहला उन्होंने जोर दिया कि कृषि के विकास पर सबसे जोर दिया जाना चाहिए। दूसरा विचार क्या कहता है कि गांधी जी का कहना था कि भारत गांवों का देश है जिसकी ज्यादातर जनसंख्या गांवों में रहती है, इसलिए गांवों के विकास पर ही देश का विकास निर्भर। यदि गांवों का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ज्यादातर जनसंख्या है वो गांव में रहती है। अतः गांवों का विकास करने के लिए ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया जा रहा है। इसलिए उन्होंने कहा था कि गांवों में जो ग्रामीण उद्योग हैं, जो रस्सी बनाने का काम है या फिर दूसरे प्रकार के उद्योग हैं, उनके विकास पर यदि बल दिया जाएगा तो गांव का विकास होगा, और गांव का अगर विकास होगा तो देश का विकास होगा। तीसरा, गांधीवादी मॉडल औद्योगिकरण का विरोध करता। औद्योगिकरण का मतलब है कि उद्योगों के लगाने का विरोध करता। क्यों, इसके पीछे क्या तर्क देते हैं गांधी जी? गांधी जी का कहना था कि उद्योगों में उत्पादन बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी मशीनों से होता है, जो उद्योगों में उत्पादन होता है, लेकिन भारत की जनसंख्या काफी ज्यादा है, तो वहां जो उत्पादन है वो आधुनिक तरीकों से किया जाता है और बड़ी बड़ी मशीनों से किया जाता है, इसलिए वहां रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे हाथ से काम करने वाले श्रमिक बेकार हो जाते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। इसलिए उन्होंने औद्योगिकरण का विरोध किया था कि यहाँ हाथ से काम करने वाले व्यक्ति ज्यादा हैं, इसलिए जो लोग हैं, जो ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो ये गांधीवादी मॉडल था जो गांधी जी के विचारों पर आधारित था। एक और प्रश्न पैदा होता है कि क्या विकास का कोई सर्वमान्य सार्वभौमिक मॉडल हो सकता है? सार्वमान्य जो सबको मान्य हो, यह सार्वभौमिक जिसको सभी देशों पर लागू किया जा सकता है। आपने अलग अलग प्रकार के 4 मॉडल देखे हैं, पूंजीवादी मॉडल, विकास का समाजवादी मॉडल, विकास का कल्याणकारी राज्य मॉडल और विकास का गांधीवादी मॉडल। तो प्रश्न ये उठता है कि कोई ऐसा विकास का मॉडल हमारे सामने है जिसको हम सभी देशों पर लागू कर सके या फिर जिसको जो सभी को मान्य है, इस पर भी विचार कर लेते हैं। आज तक विद्वान विकास का कोई ऐसा मॉडल नहीं दे सके हैं जो सभी देशों पर लागू हो सके। सबसे ऐसा कोई मॉडल नहीं बना है आज तक जो सभी देशों पर लागू हो सके। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि प्रत्येक देश की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, रीति रिवाज, खान पान, खनिज पदार्थ, लोगों की कार्यक्षमता अलग अलग हो। सभी देशों में एक वो कहता है, इसका कारण ये है कि सभी देशों के लिए हम विकास का एक सर्वमान्य मॉडल हम इसलिए नहीं अपना सकते क्योंकि सभी देशों की भौगोलिक स्थिति, कहीं पर रेत ही रेत है, कहीं पर जो पहाड़ ही पहाड़ हैं, कहीं पर अलग प्रकार की भौगोलिक स्थिति है। एक प्राकृतिक संसाधन के बारे में भी अलग अलग देशों में भिन्नता है। किन्हीं देशों के पास कोई से प्राकृतिक संसाधन है, किन्हीं देशों के पास तेल है तो किन्हीं देशों के पास तेल बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जलवायु भी मायने रखती है कि कुछ देशों की जलवायु बहुत गर्म है, कुछ देशों की ठंडी है।
रीति रिवाज, हमारे रीति रिवाज भी प्रभावित करते हैं विकास को कि कैसे मानने वाले हैं। अगर भारत के रीति रिवाज देखे जाएँ तो अलग प्रकार के हैं, हमारी जो लोगों की सोच है वो अलग प्रकार की है, और जो दूसरे देशों में अगर आप जाकर देखें तो वहाँ के रीति रिवाज अलग प्रकार के, खान पान, जो खाना है और जो हमारा पहनावा है वो भी अलग है। और एक और बात आती है, वो है खनिज पदार्थ। किन्हीं देशों के पास तो खनिज पदार्थ भारी मात्रा में, कुछ देश ऐसे भी जिनके पास खनिज पदार्थ है ही नहीं। और एक आता है लोगों की कार्यकुशलता, कुछ कितना लोग जो हैं कितने कार्यकुशल। तो इसलिए इतनी सारी चीजें होने के कारण विकास के किसी हम सर्वमान्य मॉडल को नहीं अपना पाए। उदाहरण के लिए इसके उदाहरण देकर समझाया जा सकता है इस बात को। अमेरिका में विश्व की कुल जनसंख्या का केवल 7% भाग रहता है। अगर हम पूरे विश्व की जनसंख्या देखें तो इस हिसाब से अमेरिका में जो विश्व की कुल जनसंख्या का केवल 7% भाग रहता है, लेकिन उसके पास भूमि और प्राकृतिक संसाधन काफी ज्यादा है। इसलिए प्राकृतिक संसाधन ज्यादा होने के कारण तथा जनसंख्या कम होने के कारण वह अपना विकास करने में सफल रहा है। तो सबसे बड़ा अमेरिका की तरफ विकास का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि उसके पास जनसंख्या कम है और प्राकृतिक संसाधन ज्यादा है, इसलिए वो प्राकृतिक संसाधनों के सहारे अपना विकास करने में सफल रहा। दूसरी ओर अगर भारत की बात करें तो दूसरी ओर भारत की जनसंख्या अमेरिका से 4 गुना, लेकिन भारत के पास भूमि अमेरिका के मुकाबले काफी कम है, हमारे पास जमीन कम है। इसलिए भारत अपने विकास के लिए अमेरिका के मॉडल को नहीं अपना सकता। ये सोचें कि जो मॉडल अमेरिका में, जिसके आधार पर अमेरिका ने अपना विकास किया है, उसी मॉडल के आधार पर हम भी अपना विकास करें तो वो संभव नहीं है, क्योंकि अमेरिका की जनसंख्या कम है, वहाँ प्राकृतिक संसाधन ज्यादा है, जमीन उनके पास ज्यादा है। हमारे पास जनसंख्या ज्यादा है लेकिन जमीन कम है, तो हमारी जो परिस्थितियां हैं उनसे नहीं मिलती है। इसलिए हम अमेरिका के मॉडल को विकास के लिए नहीं अपना सकते। यहाँ यह बात भी बताने योग्य है कि जिस प्रकार विकास का कोई एक मॉडल सभी देशों पर लागू नहीं हो सकता है, ठीक उसी प्रकार वह सभी समयों के लिए भी ठीक नहीं हो सकता, अर्थात सर्वकालिक नहीं हो सकता है, यानी कि जिसको सभी समयों पर लागू किया जा सकते, उसे बदलते समय के अनुसार बदलना। विकास की धारणा में हमने ये समझा है कि विकास की जो धारणा है वो परिवर्तनशील है, जो समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। तो विकास का जिस प्रकार एक मॉडल सभी देशों पर लागू नहीं किया जा सकता है, इसी प्रकार सभी समय पर भी लागू नहीं किया जा सकता। पुराने समय में विकास का कोई और मॉडल अपनाया जाता है, और मॉडल अपनाया जाता था, और वर्तमान समय में विकास का कोई और मॉडल अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने देश के विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र ने साथ साथ मिलकर काम किया। लेकिन 1990 में देश के विकास के लिए पूंजीवादी मॉडल को अपनाया। तो हम मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को छोड़ चुके हैं और 1990 में हमने एक नया मॉडल को अपनाया है, और वो है पूंजीवादी मॉडल। दुनिया के सभी देश वर्तमान समय में पूंजीवादी मॉडल को अपना रहे हैं। एक और प्रश्न पैदा होता है, वो है पोषणकारी विकास या सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को स्पष्ट करो। क्या है पोषणकारी विकास, या फिर इसको हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास? एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि पोषणकारी विकास की 10वीं में भी आपने किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने, दोबारा फिर आ गया है। तो इसके अर्थ को समझने की आपने कोशिश करनी है कि पोषणकारी विकास या सतत पोषणीय विकास क्या है। सरल शब्दों में हमने समझाने की कोशिश की है। पोषणकारी विकास का अर्थ ऐसे विकास से है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा करना है, और साथ ही उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रखना है। जो पोषणकारी विकास है वो ये कहता है, सिंपल से साधारण से शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को भी पूरा करना है, और उनको जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी बचा कर रखना है। यही सतत पोषणीय विकास। लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते जा रहे हैं, तो एक जो हम कह सकते हैं कि ये पैदा हो गया है डर कि आने वाले जिस प्रकार से अंधाधुंध हम प्रयोग कर रहे हैं इनका, जिस प्रकार, तो आने वाले समय में ये सभी प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएंगे। पहले वाले भाग में हमने चर्चा की है
कि आने वाली पीढ़ियों को हम एक अपनी जो प्रदूषित पृथ्वी, प्रदूषित वातावरण और संसाधनहीन जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, और बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनको आने वाली पीढ़ियों के लिए हम छोड़ कर जाएंगे यदि हम अभी से इस बारे में सावधानी नहीं रखें जिस प्रकार से हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो सतत पोषणीय विकास या फिर पोषणकारी विकास यही कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों को इस प्रकार से प्रयोग करना है ताकि वो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहे। विकास की यह अवधारणा वर्तमान और भावी पीढ़ियों के दावों में संतुलन स्थापित करने पर बल देती है। दोनों में संतुलन होना चाहिए। आज हम प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करके और पर्यावरण को प्रदूषित करके आने वाली पीढ़ियों को भारी हानि पहुंचा रहे हैं। यदि यह इसी प्रकार चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन बचेंगे ही नहीं। यदि हम इस बारे में सचेत नहीं हुए और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हमने यूं ही जारी रखा तो एक टाइम ऐसा भी आएगा, एक समय ऐसा भी आएगा जब आने वाली पीढ़ियों के लिए ये प्राकृतिक संसाधन बचेंगे ही। तो ये है पोषणकारी विकास या सतत पोषणीय विकास जो इस बात पर आपको सचेत करता है। अतः आज इस बात पर विचार किया जा रहा है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाए। इसी विचार को पोषणकारी विकास की अवधारणा कहा जाता है। यही धारणा कहती है कि दोनों पीढ़ियों में संतुलन स्थापित किया जाए या दोनों पीढ़ियों की आवश्यकताओं में संतुलन स्थापित किया जाए। धन्यवाद, नमस्कार।